नमस्कार। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें दिल दहला रही हैं। सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, हजारों लोग लापता हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पहाड़ों से आया मलबा, नदियों का बढ़ता वेग और अब डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने खास बातचीत की, वो लगातार वहां की अपडेट दे रहे हैं। नेपाल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राम थापा छेत्री से उन्होंने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि राहत और बचाव का काम पूरी ताकत के साथ जारी है। जिन लोगों को बेहतर और बड़े स्तर की मेडिकल मदद की जरूरत है उन्हें काठमांडू भेजा जा रहा है। वहीं जिन मरीजों का इलाज नुवाकोट में संभव है उन्हें वहीं बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा रहा है और बचाव दल लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये बातचीत। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर राम थापा, जो कि मेडिकल ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल में और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ये नेपाल आर्मी की एक छावनी है, उसको सेंटर बनाया गया। सबसे पहले तो थापा सर मुझे ये बताइए कि बहुत बड़े पैमाने पे रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है, थोड़ा डिटेल बताइए क्या क्या चीजें आप लोग कर रहे हैं। नुवाकोट के हम लोग अभी नुवाकोट में, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा विनोद को कि दिखाएं, यहाँ पे सामान लादा जा रहा है। सारा जो सामान है आर्मी द्वारा चॉपर में लादा जा रहा है एक के बाद एक, और ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री है नेपाल के, वो यहाँ पे गश्त लगा रहे हैं, सब जायजा ले रहे हैं आसपास की जगह का। मैं इनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो थापा जी जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे, बताइए सर। और नेपाल गवर्नमेंट ने फुल फेज में ये रेस्क्यू मैनेजमेंट किया है। रेस्क्यू के बाद जो घायल होता है उसको तो मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में हम कभी 1 इंच भी कमी नहीं हो रहा है। जो नेशनल है, इंटरनेशनल फॉरेनर्स है, उसको भी हमने कोई भेदभाव नहीं करके बहुत सैलानी, बहुत यात्रियों जो कैलाश मानसरोवर के दौरान में यहाँ नेपाल चाइना बॉर्डर में थे, वो लोग भी बहुत मिसिंग है और घायल भी है। उसको उन यात्रियों को भी हम यहाँ लेकर उनको बेसिक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करके उसका वाइटल्स, उसका अवस्था क्या है वो हम पता लगा रहा है। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर राम थापा छेत्री, मेडिकल ऑफिसर, जो इस वक्त नुवाकोटा में है। बहुत बड़ी इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत बड़ी इन पे चीज है वो लोग कर रहे हैं अपने लिए, बाकियों के लिए। कैमरा पर्सन विनोद दोजा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, नेपाल, नुवाकोटा। तो डीडी न्यूज़ लगातार सही और सटीक अपडेट्स नेपाल से दे रहा है। डीडी न्यूज़ संवाददाता तपस भट्टाचार्य की ये बातचीत आपने देखी कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी लगातार जारी है और भारत ने भी मदद के कदम तत्काल बढ़ाए, मदद के हाथ लगातार बढ़ाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से हुई त्रासदी के बाद भारत का पहले दिन से ही मानवीय सहायता और राहत अभियान लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राहत सामग्री लेकर पहला विमान 26 अगस्त की शाम रवाना हुआ था, जिसमें 10 टन राहत सामग्री भेजी गई थी। में अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां शामिल थी। इसके बाद 27 अगस्त को दूसरा राहत विमान रवाना किया गया, जिसमें 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई। इसमें भी टेंट, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप, पानी निकालने के पंप, किचन सेट, दवाइयां और खाद्य सामग्री शामिल थी। तीसरे राहत विमान को आज रवाना किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने नेपाल सरकार को एनडीआरएफ की टीमों और उनके आवश्यक उपकरणों को भेजने की भी विशेष पेशकश की है। ये टीमें जारी तलाशी और बचाव अभियान में मदद करने के साथ साथ इस त्रासदी से प्रभावित लोगों तक राहत सहायता पहुंचाने में सहयोग कर सकती है। भारत अब इस संबंध में नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा भी कर रहा है। दूसरी ओर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निकाले गए 21 भारतीय दिल्ली पहुंच चुके हैं। नेपाल त्रासदी के समय मौजूद करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के साथ संपर्क में भी हैं। भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास लगातार प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता में जुटे हुए हैं। 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, वो 21 भारतीय नागरिक कल काठमांडू पहुँचे, उस क्षेत्र से जहाँ पर ये हादसा हुआ, और आज उनको सबको उसके लिए व्यवस्था करके उनको हवाई जहाज में बैठाया गया। हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया और आज वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। इंडिगो की जहाज़ से पहुँचे, कुछ देर पहले पहुँचे। चीनी तरफ, तिब्बत ऑटोनमस रीजन जो है उस तरफ 400 के लगभग में भारतीय नागरिक वहाँ पर जिससे हम संपर्क कर पाए हैं, और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
तो संकट की इस घड़ी में भारत ने नेपाल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। तमाम जो अग्रिम सहायता है वो भी किस तरह से दी जाए उसकी भी प्रतीक्षा जो है, नेपाल की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा भारत कर रहा है। लेकिन किस तरह से वहां पर वस्तुस्थिति है और क्या कुछ कदम वहां पर उठाए जाने चाहिए, क्या वजह रही और किस तरह की ये एक बड़ी चेतावनी है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर बी.डी. पाटनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूविज्ञानी हैं एवं हिमालय पारिस्थितिकी विशेषज्ञ हैं, और प्रोफेसर रंजन कुमार दाहाल हैं हमारे साथ, हिमालय भू आपदा विशेषज्ञ हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर पाटनी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, नेपाल पहले से ही कुदरत का कहर झेल रहा था और अब इस वक्त जो झील फटने के बाद जो आशंका जताई जा रही थी, किस तरह से वो जो मलबा है या वो जो पानी का वेग है, क्योंकि बहुत भयंकर वेग वो बताया जा रहा है, वो किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय आपदा आती है उस समय तो जो नुकसान होता है वो तो ठीक है, मगर आपदा के बाद जो राहत कार्य है उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि आपके पास रास्ते नहीं होते, आपके पास पुल नहीं होते, आपके पास इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल छर-बितर हो जाता है। तो आज की स्थिति में जैसा कि अब ये सेकंड फेज की बात हो रही है, हालांकि आपने प्रोफेसर रंजन दहल का, ही इज एन अर्थ साइंटिस्ट ऑफ ग्रेट डिस्ट्रिक्शन, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है उस फील्ड पे, तो ये इस डिटेल में इस बारे में ज़्यादा बताएंगे। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब अगर कोई झील इस तरह से फटी और उसका जो मग है या जो उसका गाद है अगर वो नीचे को आ रहा है, वो अपने आप एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो उस समय इमरजेंसी इवैक्यूएशन आपको करना है। जितने भी लोग नीचे बसे हुए हैं डाउन स्ट्रीम में या लो लाइन एरिया में, को उठा के हायर लेवल पे ले जाना है। नंबर 2, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल वहाँ के हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, प्रोफेसर रंजन भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर दाहाल, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की स्थिति नेपाल में आप इस वक्त देख रहे हैं, जो अस्थायी पहाड़ हैं या जो अप्राकृतिक झील हैं, वो जो है कितने बड़े खतरे का संकेत इस वक्त वहां पर है? नहीं, ऐसा है कि देखिए आप, हमें इस तरह का जो प्रॉब्लम नेपाल में दिख रहा है, ये जैसे जी झील की फटने से ज्यादा सा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर अभी एक ग्लेशियर का खिसक जाना, ऊपर से नीचे तक खिसक जाने का प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहा है। और उसके बाद वहां पर हमारे यहाँ पर जो एक ग्लेशियर भी खिसक रहा है और उसके साथ रॉक स्लाइड भी हो रहा है, और ये जो टुगेदर में जो जो मिक्स बनता है वो 2000 और 3000 मीटर के ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं। और इस तरह के जो ग्लेशियल फेलर होता है ना, उसके बाद जो सर्जिंग होता है, जो फ्लड का जो इवेंट होता है और जो तबाही होते हैं नीचे, वो हमें इस बार दिखने मिली। और ये भी उसी तरह का एक बड़ा सा ग्लेशियल सर्जिंग और उसके बाद कोलैप्सिंग और उसके बाद रॉक स्लाइड टुगेदर का ये कॉम्बिनेशन जो था ये था। और इसका सिमिलर प्रोजेक्ट जो पाटनी साहब ने बोला, जैसे कि हमारे हिमालय में वहाँ उत्तराखंड में भी हुआ था रोहतक गार्ड में, जो ऐसा ही सेम नज़ारा यहाँ पर हो गया। और उसके बाद जो फ्लड निकली, वो फ्लड मेरे ख्याल में मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमें वो जो नदी नहीं था वहां पर, हमारे त्रिशूली नदी में वहां था एक समुद्र बग रहा था, एक बड़ा सा ओशन बग रहा था। तो ये हमारा अब अंडरस्टैंडिंग है। और ये हमारे हिमालय आपदा का जो एक बड़ा सा बहुत तबाही वाला जो मंजर था, जो मेरे ख्याल में ये पहली कहीं हमारे हिमालय में नहीं दिखा था। वो इतना बड़ा था, वो फ्लो इतना बड़ा था। और आप जो हमारे पाटनी साहब ने बोला, ये बात सही थी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी झीलें भी उतनी ही बहुत डेंजरस स्थिति में है, एक ग्लेशियर लेक वाला। सो ये ग्लेशियर लेक का जो प्रॉब्लम भी है, वो उसके बाद ये जो ग्लेशियर का अपना ही गिर जाना, ऊपर की जगह से नीचे जो गिर जाता है ना, वो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। अब बिल्कुल, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम हो रहा है वो बढ़िया से हो रहा है। और नेपाल गवर्नमेंट और दूसरी राष्ट्र के सपोर्ट में, चीनी और भारतीय जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, उससे बहुत अच्छी तरह से वो काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत ही ज्यादा से ज्यादा लोग जो वहां पर पहरे में ऐसे ही रह गए थे, उनको निकाल चुका है। और
बहुत सारे लोग वो टनल में भी फंस चुके थे, उन लोगों को भी हमने वहां से हटाया है। और कुछ दो तीन टनल रिमाइनिंग है, उसमें भी काम हो रहा है। और हमें आशा और भरोसा ये है कि बहुत जल्दी उन लोगों को भी वहां से निकालेंगे हम लोग। और ये जो अभी रेस्क्यू का जो काम हो रहा है वो बढ़िया सा हो रहा है। जितना हो सके हमारा रिसोर्स से उससे ज्यादा फ्रूटफुली काम हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये आपके ज़रिए एक बहुत अच्छी खबर वहाँ से मिली है कि जो झील है वो फटी नहीं है, लेकिन पानी वहाँ पर ओवरफ्लो ज़रूर हो रहा है। और जब पानी बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसमें पानी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद है और उसके साथ अगर मलबा भी आता है तो वो अपने आप में जो है एक बड़ा संकट पैदा करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तमाम जो रेस्क्यू टीम्स है वहाँ पर जो है वो काम उनका जारी है। डॉक्टर पटनी, आपसे समझना चाहेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन की जैसे हम बात करते हैं और भारत ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं और तकनीकी मदद की भी पेशकश की है, तो भारत की इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञता है वो कितनी प्रभावी वहां पर साबित हो सकती है? किस तरह से नेपाल के साथ जो है मदद की जा रही है और आगे और भी की जा सकती है? देखिए, एक बात बताएं आपको, इस तरह की झील हमारे यहाँ काफी बनी है। उनको हमने समय पे ब्रीज किया है। दहल ने जैसा बताया कि आप जानते हैं ओवरटॉपिंग किसी भी झील को ना अच्छी नहीं, उसको दिक्कत कई आ जाती है और एक साथ एक पल तक आ जाता है। इतनी ज्यादा जो पानी हुई है वो पानी एक साथ चल पड़ता है। वजह ये है कि खैर दहल तो वहाँ काम है। ये मेरी एक थोड़ी सलाह है कि इस तरह की झील अगर है तो उसको मैनुअली ब्रीज करने की कोशिश करें, जैसा हम कई जगह किया है और लेह लद्दाख में किया है, जहाँ पर 17 किलोमीटर की लंबी झीलें बन गई थी। उनको हमने मैनुअली ब्रीज करके उस पानी को निकालने की कोशिश करी। बिल्कुल, बातचीत झील बनेगी, बिल्कुल चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। पैसे संभाल के रखो। श्योर। कुछ पैसे बीमा में, कुछ पैसे बच्चों की फीस में और कुछ पैसे गांव भेज देना बाबा के लिए। ओके। ओके नहीं भाई, अभी करो। जी मैम। हाँ? लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ चुका है। कितना? 50,000। हाँ? 50,000। एफडी कर दो। कॉपी दैट। हाँ। अब हर पल बैंक मेरे साथ। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर दहल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर दहल, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि भारत ने जिस तरह से त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई, मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया और जिस तरह से लगातार नेपाल से संपर्क में हैं दोनों दूतावास और जो भारतीय नागरिक हैं उनकी खोज लगातार जारी है और 400 लोग जो हैं वहाँ पर सुरक्षित भी हैं, तो इसे किस तरह की त्वरित प्रतिक्रिया देखते हैं? देखिए, अभी तो क्या है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं। वहाँ पर वो जो एरिया है वो बहुत ही फेमस भी है, लांगटांग एरिया, जिसमें बहुत सारे पर्यटक की अपनी ट्रेकिंग के लिए भी जाते हैं। और ये नाका ऐसा है कि यहाँ से बहुत सारे भारतीय ये मानसरोवर का कैलाश यात्रा की ओर भी जाते हैं। इसलिए यहाँ पर तो बहुत सारे आदमी का इकट्ठा हो गए थे उन दिनों। वो दिनों जिस दिन उसका जो कहर आया था उसी दिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और हुआ क्या, उसमें बहुत सारे लोग को जैसे कि कुछ लोग तो अपने होटल से बाहर निकलकर सेफ हो गए, कुछ लोग तो सेफ नहीं हो सके। और जो आपने बताई और ये भारत की विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी है
400 से ज्यादा लोग तिब्बत में सेफ है, ये मैंने भी कंफर्म किया हो, क्योंकि वो लिस्ट हमारे पास भी है कि कितना भारतीय लोग वहाँ उस पार पे है, कितना भारतीय लोग इस पार पे है, और कितना और फॉरेन लोग यहाँ पर है, उनका सभी का लिस्ट हमारे पास है। और हम लोग उसको अच्छी तरह से दिख रहे हैं कि हो सके तो उन लोग को रेस्क्यू करके जल्द से जल्दी अपने मुल्क में भेज दे। और जिन लोगों को हम लोग मिसिंग लिस्ट में मिल रहे हैं, उन लोगों का नाम हम लोग ने उसको गवर्नमेंट का एक प्रोसेस जो होता है कि मिसिंग लोग भी कहीं पर वहां पर, जैसे कि एक पहाड़ के ऊपर चलकर कहीं पर रह सकते हैं, इसलिए उसको भी हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से ढूंढ कर ऊपर वहां पर ऊपर से कोई आवाज दे रहे हैं या कुछ साइंस कर रहे हैं, वो सब हम लोग कर रहे हैं। और जो मेरे ख्याल में जो हो सका, वो जो भारतीय लोग का इसके वहां से निकल कर काठमांडू ला गए, वो ज्यादा से ज्यादा अभी और फॉरेन लोग को भी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। और उसमें कोई जैसे कि ये नेपाली है, ये फॉरेनर है, वैसे कुछ हम लोग नहीं कर रहे। वो हमारे रेस्क्यू टीम इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं और सभी को प्रायोरिटी में डालकर उनको ला रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में ये कल तक और रहेगा, कल परसों तक और रहेगा। और सभी को कम से कम जो बचे हुए हैं, जो अभी वो पहाड़ में ऐसे ही रह रहे हैं, उनको वहां से निकाल कर हम लोग सेफ्टी से काठमांडू लाने की और नुआकोट की सेफ जगह में लाने की प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह की स्थिति वहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं वो आती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत महसूस की जाती है, और किस तरह से चौतरफा एक जिसे कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान की भी ज़रूरत होती है? अभी लोग हम लोग बहुत ही ऑन डोर पॉलिसी से काम कर रहे हैं। देखिए, जो भी जाए और उसके लिए रेस्क्यू के लिए नहीं जा सकते, एक हमारा नेपाल आर्मी इसके लिए लीडिंग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर जो भी हमारे मेरे ख्याल में 30 से ऊपर जो हेलीकॉप्टर है, वो सभी उसमें अभी काम कर रहे हैं। और हमारे जो भी ड्रोन है, प्राइवेट सा ड्रोन और जितना भी ड्रोन है, वो ड्रोन भी यूज करके कोई लोग कहाँ पर है तो उसको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। और वो थर्मल कैमरा भी हम लोग यूज कर रहे हैं कि कोई रात में जो जैसे कि कोई किसी का थर्मल कैमरा से भी नोटिस में आ सकते हैं ना, उसको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। और इस तरह का एकीकृत जो इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, मेरे ख्याल में नेपाल में कभी पहले नहीं हुआ था और ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे आपने कहा, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को वहां से हटाया और उनको सुरक्षित काठमांडू पहुंचाया। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो प्रोसेस हो, दिक्कत वाली बात जैसे कि आपको पता है, लोगों को बहुत सारी क्वेश्चन रहती है और कभी कभार लोग इसको पॉलिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन जो विपद के मामले में है ना, हम लोग को बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। और उसमें हमें जो भी दिक्कत आएगी वो मिलकर, हम जैसे कि हमारे पास कुछ नहीं तो हम भारत से कुछ सपोर्ट मांगेंगे, इंडिया से, और चाइना से भी सपोर्ट मिल रहा है। उन लोगों ने भी ड्रोन को यूज करके हमें वो किस तरह से कहाँ पर आदमी लोग रहे हैं उसको निकालने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी तरह से विपद के टाइम में सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। और मेरे ख्याल में कुछ दिक्कतें तो आ रही है, जैसे कि हमें जैसे कि वहां पर तो हेलीकॉप्टर का ऑयल खत्म हो जाता है और उसमें जल्दी भरवाने के लिए हमें यहाँ से जो गाड़ी से लाना पड़ता है। इस तरह का लॉजिस्टिक प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है और ये अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि नेपाल में आई भीषण त्रासदी के बाद अपनों की तलाश में परिवारों की बेचैनी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो स्वाभाविक भी है। नेपाल सरकार द्वारा लोगों की जारी सूची में परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश कर रहे हैं। कई परिवार लगातार फोन और हेल्पलाइन के जरिए भी अपने प्रियजनों की खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं और हर गुजरते पल के साथ परिजनों की उम्मीद और चिंता जो है वो दोनों ही बढ़ती जा रही है। क्या स्थिति दिखाते हैं आपको? मेरो भिना ब्रदर, ये भाभी हैं आपकी? भाभी नहीं, मेरे भांजी वो दीदी, जीजा। जीजा। तो इस लिस्ट में नाम नहीं है? नाम नहीं है, इसका पापा। मेरे भाई को जैसे निकालना पड़ेगा, वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से, क्या करे, इसमें नाम नहीं है। जग रहे भाई है, सलामत है, उम्मीद तो है। जो बाढ़ आया हुआ है वहाँ पे मेरा बेटा फंसा हुआ है, ये एक चालक है,
वो वहाँ पे भंसार से 3 किलोमीटर हो रहा आने के वो खबर मिल रहा था। वो 8:30 बजे तक तो बात हुआ था, उसके बाद बात नहीं हुआ। उसके बाद अभी तक उसका कोई खबर नहीं आया है। तो कुछ लोगों के परिजन मिल चुके हैं, जिनके परिजन नहीं मिले हैं उनकी उम्मीद और तलाश दोनों वहां पर जारी हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। पैसे संभाल के रखो। श्योर। कुछ पैसे बीमा में, कुछ पैसे बच्चों की फीस में और कुछ पैसे गांव भेज देना बाबा के लिए। ओके ओके नहीं भाई, अभी करो। जी मैम। हाँ? लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ चुका है। कितना? 50,000। हाँ? 50,000। एफडी कर दो। कॉपी दैट। हाँ। अब हर पल बैंक मेरे साथ। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर दहल, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आप बता रहे हैं कि वहाँ पर ठीक ठाक तरीके से अभी फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं, चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं, जिनके परिजन नहीं मिले हैं। और जिस तरह से लगातार वहाँ पर जो मलबे का मौजूद होना और अस्थिर जो झीलें हैं उनका मौजूद होना, वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि फ़िलहाल वो ओवरफ्लो कर रही है, लेकिन उसको लेकर अलर्ट तो ज़रूर है। तो ऐसे में अचानक जिस तरह से पानी का दबाव बढ़ता है, तो हम ये समझना चाहेंगे कि जो वहाँ की भूगर्भीय स्थिति है वो उसको किस तरह से प्रभावित करता है, चाहे पहाड़ की बात हो, चाहे वहाँ पर जो फ्लैश फ्लड है उसकी बात हो, किस तरह से प्रभावित करता है, और उसके लिए जो सिस्टम जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम है या फिर इसी तरह के जो इंतज़ाम है आपदा प्रबंधन के, वो और किस तरह से मजबूत किए जाने ज़रूरी हैं। अच्छा, देखिए, ये जो घटना हुई हमारे यहाँ पर, विपद का जो मंजिल दिखा हमें, इसके बाद हम लोगों को ये जरूर है कि इसको आगे लाने के लिए, आगे इसको समझने के लिए ये पूरी प्रोसेस को पहले समझना चाहिए। अभी तक तो हमें जो सैटेलाइट इमेज मिले हैं उससे, और चीन की साइड से जो हमारे दोस्तों है वहाँ, उन लोगों ने हमें जो ड्रोन इमेज भेजे हैं उससे हमें पता चला कि ये इस किस्म का ग्लेशियर कोलैप्स हुआ है और रॉक स्लाइड हुआ है, और उसके बाद ये जो हो गया, जो बाढ़ का स्थिति हो गया। अभी तो हमें हमारा इसके बाद का हमारा अपना जो दूसरी कदम ये होगा कि अब किस तरह का ये कहाँ पर ऐसा मंजर कहाँ पर दिखने को मिले, नेपाल का ये पूरी हिमालय साइड में, और उसके बाद ये नेपाल से नहीं, तिब्बत से भी नदी बहते नेपाल में आ जाती है। इसलिए उसको, वो तिब्बत का जो एरिया है उस एरिया को भी हम लोग को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए, और इसलिए हमारे हमारा जो आपदा प्रबंधन है उसे और मजबूत करने की जरूरत होगी, और इस पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी कि इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न ना हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो परिजन उम्मीद में हैं, उनकी तलाश जल्द पूरी हो और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पर और मजबूती के साथ चले। प्रोफेसर दहल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।